गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कर रहे हैं सेकंड लेसन के, जो आपका यूटी में आएगा। पीरियोडिक टेस्ट जो आपका फर्स्ट होने वाला है उसमें ही आएगा। तो इसके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। वैसे तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, लेकिन जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो सारा ही लेसन दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। बाइबल में उल्लिखित पलावन की कहानी क्या बताती है? बाइबल के अनुसार प्राचीन काल में पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला जल प्लावन हुआ था। यानी कि वो कहना चाहते हैं कि बाढ़ आई थी। इसे महान बाढ़ भी कहा जाता है। परंतु परमेश्वर पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखना चाहता था। इस उद्देश्य से उसने नोआ नाम के एक व्यक्ति को चुना। नोआ ने एक बहुत ही विशाल नाव बनाई और उसमें सभी जीव जंतुओं को एक एक जोड़ा रख लिया। जल प्लावन होने पर नाव में रखे सभी जोड़े सुरक्षित बच गए, जबकि शेष सब कुछ नष्ट हो गया। इराक भौगोलिक विविधता का देश है। उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। इराक वास्तव में ही भौगोलिक विविधता वाला देश है। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे और ऊंचे नीचे मैदान हैं। ये मैदान धीरे धीरे वर्षादित पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते जा रहे हैं। यहाँ स्वच्छ झरने तथा जंगली फूल भी पाए जाते हैं। यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती है। उत्तर में ऊंची भूमि है जहाँ स्टेपी घास के मैदान हैं। यहाँ पशुपालन आजीविका का मुख्य साधन है। सर्दियों की वर्षा के बाद भेड़ बकरियां यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियों और घास से अपना भरण पोषण करती हैं। पूर्व में दजला की सहायक नदियां परिवहन का अच्छा साधन हैं। देश का दक्षिणी भाग एक रेगिस्तान है, इसलिए क्या कहा जाता है कि इराक भूगोल की विविधता वाला देश है। मेसोपोटामिया के दक्षिणी रेगिस्तान के भाग का क्या महत्व था? मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग रेगिस्तानी है और इस रेगिस्तान में फरात और दजला नदियां बहती हैं। ये नदियां पहाड़ों से निकलकर अपने साथ बारीक उपजाऊ मिट्टी लेकर के आती हैं, और जब इन नदियों में बाढ़ आती है तो इनके पानी को सिंचाई के खेतों में ले लिया जाता है सिंचाई के लिए, और इनके द्वारा जो उपजाऊ मिट्टी है वो खेतों में जमा हो जाती है। फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बढ़ जाती है और कभी कभी इन धाराओं में बाढ़ आ जाती है। प्राचीन काल में ये धाराएं सिंचाई की नहरों का काम देती थी। इनसे आवश्यकता पड़ने पर गेहूं, जौ, मटर, मसर आदि खेतों की सिंचाई की जाती थी। इसलिए वर्षा की कमी के बावजूद सभी पुरानी व्यवस्थाओं में दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती सबसे अधिक उपज वाली मानी जाती है। मेसोपोटामिया के दक्षिणी रेगिस्तान भाग का यही महत्व है। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया के आयात निर्यात पर टिप्पणी लिखिए कि मेसोपोटामिया से क्या क्या चीजें आयात होती थी और क्या क्या निर्यात होती थी। देखो, वैसे तो मेसोपोटामिया खाद्य संसाधनों में क्या था, समृद्ध था, लेकिन वहाँ खनिज संसाधनों का अभाव था। दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरें और आभूषण बनाने के लिए पत्थर की कमी थी, और इराकी खजूर और पॉपुलर के पेड़ की लकड़ी गाड़ियां और गाड़ियों के लिए पहिए, नावें बनाने के लिए अच्छी नहीं थी। इसलिए ये भी चीजें बाहर से लानी पड़ेंगी। औजार, पात्र तथा गहने बनाने के लिए कोई भी धातु उपलब्ध नहीं थी। इसलिए प्राचीन काल में मेसोपोटामिया के लोग लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सिप्पी और विभिन्न प्रकार के पत्थर तुर्की और ईरान तथा खाड़ी पार के देशों से मंगवाते थे। इन देशों के पास खनिज संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, परंतु वहाँ खेती करने की संभावना कम थी। इसलिए मेसोपोटामिया आने वाली वस्तुओं के बदले इन देशों को कपड़ा, कृषि उत्पादन, इन वस्तुओं का नियमित रूप से आदान प्रदान तभी संभव हो पाया जब इसके लिए कोई सामाजिक संगठन होता। इसलिए दक्षिणी मेसोपोटामिया के लोगों ने ऐसे संगठन स्थापित करने की शुरुआत की जिससे आयात निर्यात आसानी से हो सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास कैसे हुआ? देखो, साइड में आपको दिखाई भी गई है, ऊपर बैल की, अनाज, मछली, संख्याएं, नाव, इस प्रकार की क्या बनाई गई थी, मिट्टी की पट्टिकाओं पर चित्र बनाए गए थे। जो ये कीलाकार अक्षर के संकेत दिए गए हैं, इधर ये भी दिखाए गए हैं। इसके बाद मेसोपोटामिया में जो बोली जाने वाली ध्वनियों को लिखने के लिए संकेत या चिन्ह निश्चित कर लिए गए। उन्हें क्या बोला जाता था? लिपि कहा जाता था। उसको क्या बोला जाता था? लिपि कहा जाता था।
और उसके बाद उसे मेसोपोटामिया के लोगों के पास भी अपनी लिपि थी। उन्होंने तब लिखना आरंभ किया जब समाज को अपने लेन देन का स्थायी हिसाब रखने की जरूरत पड़ी, क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग समय पर होते थे और उन्हें करने वाले कई लोग होते थे कि किससे माल कितना लिया, किसको कितना दिया, ये सारी चीजें देखनी पड़ती थी। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखते थे। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं मिली हैं वे लगभग 3200 ईस्वी पूर्व की हैं। इनमें चित्र जैसे चिन्ह और संख्याएं दी गई हैं, जैसे बैल का चित्र है, मछलियां हैं, रोटियां हैं, और लगभग 5000 सूचियां मिली हैं ऐसी। ये सूचियां संभवतः वहाँ के दक्षिणी शहर उरूक के मंदिर में आने वाली तथा वहाँ से बाहर जाने वाली चीज़ों की बनाई गई हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शहरी अर्थव्यवस्था के लिए कुशल परिवहन व्यवस्था की क्या भूमिका है? मेसोपोटामिया का उदाहरण दें, ये पूछा गया है। कुशल परिवहन व्यवस्था शहरी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अनाज या काठ, कोयला, भरवाही जो पशुओं की पीठ पर लाद दिए जाते थे ये भर करके, और बैलगाड़ियों में डाल करके शहरों में लाना या ले जाना बहुत कठिन हो जाता था। इसलिए क्या है, इसमें बहुत अधिक समय लगता था और पशुओं के चारे आदि पर भी काफ़ी खर्च हो जाता था, क्योंकि पशुओं को भूखा नहीं रखा जा सकता जब तक वो शहरों में पहुंचते, तो उनका हरे चारे का भी व्यवस्था करनी पड़ती। शहरी अर्थव्यवस्था का बोझ उठाने के लिए वो सक्षम नहीं होती। शहरी अर्थव्यवस्था के लिए परिवहन का सबसे सस्ता साधन है जल मार्ग। अनाज के बोरों से लदी हुई नावें की धारा की गति अथवा हवा के वेग से चलती हैं, जिस पर कोई खर्चा नहीं आता। प्राचीन मेसोपोटामिया की नहरें और प्राकृतिक जलधाराएं छोटी बड़ी बस्तियों के बीच माल के परिवहन का अच्छा मार्ग थी। फ्राथ नदी उन दिनों व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में जानी जाती थी। इस परिवहन व्यवस्था ने मेसोपोटामिया के शहरीकरण में एक अहम भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेसोपोटामिया के लोग लेखन कार्य किस प्रकार करते थे? मेसोपोटामिया के लोग अपना हिसाब किताब रखने के लिए मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे, जैसे ऊपर भी बताया लिपि वाले क्वेश्चन में। पट्टिका तैयार करने के लिए लिपिक चिकनी मिट्टी को गीला करके गूंथ लेते थे और फिर उसे थपाक मारकर एक पट्टी का रूप दे देते थे, जिसे वो आसानी से अपने एक हाथ में पकड़ सकें और दूसरे हाथ से लिख सकें। उसकी सतहों को चिकना बनाकर सरकंडे की तिल्ली की तीखी नोक से उसकी नम चिकनी सतह पर किलाकार चिन्ह बना देता था। लिखने के बाद पट्टिका को धूप में सुखाया जाता था और सूखने पर पट्टिका पक्की हो जाती थी, मिट्टी के बर्तनों जैसी मजबूत हो जाती थी। उस पर कोई नया चिन्ह या अक्षर नहीं लिखा जा सकता था। इस प्रकार प्रत्येक सौदे के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा हो कितना ही बड़ा हो, अलग पट्टिका की जरूरत होती थी। जब उन पर लिखा हुआ कोई हिसाब गैर जरूरी हो जाता तो उस पट्टिका को फेंक दिया जाता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2600 ईस्वी पूर्व से ईस्वी सन की पहली शताब्दी तक मेसोपोटामिया के लेखन और भाषा में क्या क्या परिवर्तन आए? 2600 ईस्वी पूर्व के आसपास मेसोपोटामिया में लिपि कीलाकार हो गई। लेखन की भाषा सुमेरियन थी और सबसे पुरानी भाषा भी सुमेरियन ही मानी गई है मेसोपोटामिया की। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आई थी। कीलाकार लिपि है, ये भी आ सकती है आपके क्वेश्चनों में। मेसोपोटामिया की कीलाकार लिपि का चिन्ह किस एक व्यंजन या स्वर को व्यक्त नहीं करता था। किसी भी एक भी स्वर या व्यंजन को व्यक्त नहीं करता था, बल्कि यह किसी अक्षर समूह की ध्वनि का प्रतीक होता था। इसलिए मेसोपोटामिया के लिपि को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे और उसे गिल्ली पट्टी पर सूखने से पहले ही लिखना होता था, क्योंकि सूखने के बाद तो वो लिखे नहीं जाते थे उस पर। लेखन कार्य के लिए विशेष कुशलता की भी आवश्यकता होती थी। अब लेखन का प्रयोग केवल हिसाब किताब रखने के लिए नहीं, बल्कि शब्दकोश बनाने, भूमि के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने, राजाओं के कार्यों का वर्णन करने, कानून में उन परिवर्तनों को उद्घोषित करने के लिए किया जाने लगा जो देश की आम जनता के लिए बनाए जाते थे। 2400 ईस्वी पूर्व के बाद सुमेरियन भाषा का स्थान धीरे धीरे अक्कदी भाषा ने ले लिया। अक्कदी भाषा में कीलाकार लेखन का कार्य ईस्वी सन की पहली शताब्दी तक, अर्थात 2000 से भी अधिक वर्षों तक चलता रहा। ये था आज के हमारे क्वेश्चन जो हमने रिवाइज किए। इनको ध्यान से दोबारा से रिवाइज करना। इनमें बहुत सारे जो MCQs क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। आप अगर ध्यान से करोगे तो आपके क्वेश्चनों की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी।
साथ साथ आप अपने लेवल पे भी रिवीजन करते रहना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।